नमस्कार, अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में अगले हफ्ते के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर हम करेंगे इस शो में खास फोकस। भारतीय बाजार के लिए ट्रेडिंग सेशन वाइज हम देख रहे हैं नतीजों के सीजन की शुरुआत हो चली है, एक्शन पैक कामकाज नजर आ रहा है और यहां से आगे ढेर सारा एक्शन बाजार में होगा। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, इवेंट्स, ट्रिगर्स, और जब रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाती है तो फिर इवेंट्स और ट्रिगर्स की कमी बिल्कुल नहीं रहती। ऐसे में आने वाला हफ्ता ये भी नहीं भूल सकते कि प्री दिवाली वीक होने वाला है आने वाला हफ्ता, और ईटीना वीटीना और स्वदेश पर दिवाली के फ्लेवर्स, कलर्स और धूम आप देख पाएंगे आने वाले हफ्ते से। तो अगले हफ्ते के लिए फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चलिए इस पर डालते हैं नज़र। और हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स हमें मदद करने के लिए जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं हमारे साथ, वहीं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे कल की तैयारी में। दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। जेंटलमैन, बहुत स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। गौरांग जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। अच्छा खासा एक्शन है और आने वाला हफ्ता जो है ऑफ कोर्स फेस्टिविटीज़ के और करीब हम जाते दिखेंगे, और दिवाली भारत देश के लिए एक ऐसा त्यौहार जो कि पूरा देश एक साथ मनाता है, और इससे ठीक पहले किस तरह से देख रहे हैं आने वाले हफ्ते की चाल आप? बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से, आपको, लक्ष्मीकांत जी को और ईटीना स्वदेश के दर्शकों को। आज जिस तरीके का बंद आया है, भले हमने प्रयास किया था, हम गए भी थे 25,300 के पार, लेकिन उससे बहुत ही छोटे अंकों से हम नीचे बंद दिए हैं। 25,285 के आसपास आज बंद आया है, और ये एक सकारात्मक बात है मानसी, क्योंकि शुक्रवार होते और ये भी देखते हुए कि 25,200 25,250 एक पड़ाव बना हुआ था, लेकिन आज निर्णायक तरीके से आखिरी दिन हमने 25,200 25,250 को पार किया और 25,285 पे पार जाके बंद दिया है। अनुमान है मानसी के शायद अगले हफ्ते अगला जो पड़ाव है 25,350, यहाँ पर शायद थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर दूसरी तिमाही के नतीजे सकारात्मक आए, जो भी आने वाले हैं अगले हफ्ते, तो मेरे ख्याल से इसको भी पार करना इतना मुश्किल नहीं होगा। और आखिरकार हमारी जो नजर बनाई है हमने लक्ष्यांक को लेकर के निफ्टी पर, वो है 25,500 के आसपास का। तो मैं मानता हूं कि शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है मध्यम या छोटी अवधि के लिए, जिन्होंने कारोबार किया है, क्योंकि निरंतर हम ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती। लेकिन 25,350 और 25,500 ये लक्ष्यांक हो गए आने वाले हफ्ते में निफ्टी के लिए। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक आने वाले हफ्ते के लिए इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी हमें मिलती हुई, लेकिन इस हफ्ते की चाल की अगर बात करें, ड्यूरिंग द एंटायर वीक कैसी रही बाजार की चाल? वॉलेटिलिटी थी ज़रूर, लेकिन एक्शन भी भरपूर था। रिटर्न्स के लिहाज से निफ्टी में करीब 1.5% के रिटर्न्स दिखे। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा ऑलमोस्ट 1.5 से लेकर 2% तक के रिटर्न्स नजर आए। बैंक निफ्टी की चाल में भी मजबूती हमने देखी, और इसी के अलावा अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट्स बेंचमार्क से लेकर मार्केट की ब्रेथ और टेक्सचर काफ़ी पॉजिटिव रहे। सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिखाया, 5% के रिटर्न्स महज इसी हफ्ते हमने देखे निफ्टी आईटी इंडेक्स में। उसके ठीक पीछे हमने देखा रियल एस्टेट सेक्टर में भी अच्छी खासी मजबूती थी। एफएमसीजी और ऑटो में भी हल्का फुल्का लेकिन बाइंग एक्शन जरूर देखने को मिला। सो इस हफ्ते सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी थे। रियल एस्टेट सेक्टर 2.5% और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव वीक था जबकि हम देख रहे थे एक्शन पैक कामकाज वहां पर देखने को मिला। निफ्टी मेटल इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, रिकॉर्ड हाई को छूने के बाद बिकवाली का दबाव ड्यूरिंग द लास्ट ट्रेडिंग सेशन निफ्टी मेटल इंडेक्स की तरफ से आता हुआ दिखा। वहीं एफएमसीजी टॉप सेक्टर और लूजर भी माना गया, क्योंकि लगभग सारी की सारी एफएमसीजी कंपनियों में बिकवाली का दबाव ड्यूरिंग द एंटायर वीक हमने वॉलेटाइल मूव्स देखे। पीएसयू बैंक लगातार सेकंड कॉन्जिक्यूटिव वीक था, जबकि एडवांसमेंट हमने देखा और टचिंग 16 मंथ हाई इंट्राडे। अगर आप देखें इस वीक मेनली यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसी कंपनियां थी, स्क्रिप्ट्स थी, जहां पर सबसे ज़्यादा मजबूती और एक्शन हमने देखी। ऑल इन ऑल आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था। सेकंड स्ट्रेट सेशन हम देख रहे थे, जबकि आईटी मेजर्स और मिड कैप आईटी प्लेस में अच्छा खासा एक्शन था। हालांकि नतीजे आते दिखे आईटी मेजर के, और उसके ठीक बाद हमने देखा
कि सेक्टर में थोड़ी चाल धीमी पड़ती ज़रूर दिखी, लेकिन नतीजों के ही दम पर और नतीजों के ही बदौलत कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर के आईटी मेजर टीसीएस के नंबर्स आने से रिजल्ट सीजन की शुरुआत एटलीस्ट पॉजिटिव होती नजर आई। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हमें सोशल मीडिया हैंडल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, उन पर हमसे सवाल पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपके सवालों के हम जवाब दे पाएँ। नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे व्यूअर। नमस्कार नरेश जी, पूछिए अपना सवाल। ओके, नरेश जो है यूट्यूब के जरिए अपना सवाल पूछ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, अडानी पावर पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने की है, 174 अपने एंट्री लेवल से बता रहे हैं। नुकसान है करीब 2500 रुपए का। 149 के लेवल्स पर हमने लास्ट सेशन में देखा एक इम्पैक्ट। अडानी ग्रुप स्टॉक्स ओवरऑल और अडानी पावर जैसे काउंटर पर। इनफैक्ट गौरांग जी की राय हम ले भी रहे थे ड्यूरिंग द सेशन। उनका ये कहना था कि अडानी पावर या पावर स्टॉक्स में अगर नजरिया रखना है तो लंबी अवधि का नजरिया होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। आपकी राय क्या रहेगी लक्ष्मीकांत जी? आपको नमस्कार मानसी जी, और गौरांग जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। अदानी अदानी पावर का जो स्टॉक है अभी कंसोलिडेशन मोड में ही ट्रेड कर रहा है। ऐसे कोई प्राइस पैटर्न्स तो नहीं बने हुए हैं जहां से एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना बन रही है, बट एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 145। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर हम देख पा रहे हैं तो 145 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसको होल्ड करता है और यहाँ से अगर एक पुल बैक मूव आता है, देन इसके बाद अगर जो उसके इनिशियल स्विंग हाई हैं जो कि अभी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं 160 के आसपास, तो 160 163 के लेवल से अगर टूटते हैं तो उसके बाद ही हमें ये जो स्टॉक है अपने अपसाइड मोमेंटम को रिज्यूम करता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन मोड में ही रहेगा। तो अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पर मैं इनको 145 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह दूंगा, और अगर 160 163 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो वहां से फिर हमें 175 तक के लेवल्स अदानी पावर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, अडानी पावर पर ये एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ। एक और सवाल है हमारे व्यूवर का। बच्चू सरदार जी यूट्यूब के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। उनके पास नैल्को के 100 शेयर्स हैं, उनकी बाइंग प्राइस 190 की है। यहाँ से किस तरह की अपॉर्चुनिटी नैल्को में क्रिएट होती दिख रही है? 100 शेयर्स खरीदे हैं, 192.24 के लेवल्स पर ये कामकाज कर रहा है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल टेक ही सही, लेकिन गौरांग सर आपकी तरफ से कोई नजरिया यहाँ पर बनता है? मानसी जी, पहले तो एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। धातु क्षेत्र में भी मानसी हमने यही कहा है कि अगर आप निवेश करते हैं तो 2-2.5 साल का नजरिया रखें। ये इसलिए क्योंकि खपत को लेकर के स्थानीय मार्केट में जो सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं, उसका प्रभावशाली असर जो है आंकड़ों पर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लंबी अवधि का निवेश है नाल्को में तो बने रहने की राय होगी। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म प्ले अगर पोजीशन बनाकर रखिए आपने तो पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए, यही राय आपको नाल्को पर मिलती हुई दिख रही है। इस बीच गौरांग सर, आपसे ही आईटी सेक्टर पर भी एक टेक जानना चाहूंगी मैं, हमारे व्यूअर्स, क्योंकि आप वॉच आउट कर रहे होंगे और आने वाला हफ्ता भी यस कई सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन लगभग आईटी की बड़ी दिग्गज मिड कैप कंपनियों के कई सारे नंबर्स आने वाले हफ्ते में स्लेटेड है। आईटी सेक्टर को किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए? क्या कोई कन्विक्शन बनता है? टीसीएस के नंबर्स आने के बाद सेंटिमेंट कोई खास बढ़ा एक्टिव नहीं नजर आया, हालांकि नंबर्स से म्यूटेड एक्सपेक्टेशन थी, नतीजे अच्छे रहे। ओवरऑल आईटी में, आईटी मेजर्स, मिड कैप आईटी पर कोई राय अगर आपकी बनती है? मान जी देखिए, पहले तो जो नतीजे कल टीसीएस के आए उसमें एक अच्छी बात ये थी कि निराशा नहीं थी, ये सबसे अच्छी बात थी। और थोड़े बहुत सकारात्मक आंकड़े कुछ 1-2 जगह पर आते हुए देखे। नजरिया 1.5 साल का रखे। ये 1.5 साल का नजरिया इसलिए मैं कह रहा हूं मानसी, क्योंकि जो भी परिवर्तन हो रहा है आईटी क्षेत्र में, चाहे वो जेन एआई हो, एआई हो, या फिर डिजिटल टर्न अराउंड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसको लेकर के थोड़ा समय लगेगा। इसके साथ अमेरिका से जो खबरें आ रही है वो थोड़ी नकारात्मक है छोटी मध्यम अवधि के लिए, लेकिन कोई बड़ा नकारात्मक असर नतीजों पर पड़ेगा या लंबी अवधि में आप कोई बड़ा बदलाव करें आपके निवेश में, ये मैं उचित नहीं समझता हूं। अगर सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश है आपका आईटी में तो आप बने रहें। हमारी खरीदारी की सूची छोटे, मझौले और दिग्गज आईटी क्षेत्र की कंपनियों में है। नीचे से अगर मैं शुरुआत करूं छोटे में, तो केपीआईटी टेक और साइंस लिमिटेड, ये दो पसंद आते हैं। मझौली कंपनियों में एलटीआई, माइंडट्री, एल&टी टेक्नोलॉजीज और कोफोर्ज। दिग्गजों में टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस।
तो अगर इन सब कंपनियों में अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक राय लॉन्ग टर्म प्ले आईटी सेक्टर को इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। एक और सवाल है लक्ष्मीकांत जी, यूट्यूब के जरिए हमारे एक व्यूवर मुशर्रफ सवाल पूछ रहे हैं। उनके पास इंडसइंड बैंक के शेयर है, 1040 के दाम पर उन्होंने 35 शेयर्स खरीद रखे हैं। अब बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में हमने देखा अच्छी मूवमेंट ड्यूरिंग द सेशंस नज़र भी आई, खासतौर से सरकारी बैंक का खेमा अच्छा एक्शन दिखा रहा था। हालांकि अब जहां हम देख रहे हैं क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला रियल एस्टेट से शुरू हुआ है, कुछ तमाम एफएमसीजी कंपनियों के भी क्वार्टरली अपडेट्स आना शुरू हुए हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के भी अपडेट आएंगे और खासतौर से क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज पर रहेगा फोकस। क्या राय है? इंडसइंड बैंक पर 763 का लास्ट क्लोज था और हमारे व्यूअर की खरीदारी के दाम जो 1040 के हैं, करीब 10,000 का नुकसान झेल रहे हैं। वैसे तो इंडसइंड बैंक मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है काफी लंबे समय से, तो यहाँ पर करेक्शन मोड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बट अगर हम पिछले कुछ 5-6 दिनों का सेशन देखें तो हमें एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है 20 डे SMA के पास, और एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में देखने को मिला है, जहां पर इंडसइंड बैंक ने बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और आज ही के सत्र में उसने 50 DMA के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो एक शॉर्ट टर्म की रिकवरी हम 850 से लेकर 860 तक कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो इसके सपोर्ट्स हैं जो अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 725 के आसपास, तो मुझे लगता है कि जब तक 725 के ऊपर इंडसइंड बैंक ट्रेड करता है तब तक ये जो शॉर्ट टर्म रिकवरी का जो मोड है वो जो आज स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है, और यहाँ से फिर हमें 850 860 तक के लेवल्स इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ये किराए इंडसइंड बैंक पर आपको मिलती हुई करीब 2% की बढ़त के साथ 763 के लेवल्स पर लास्ट क्लोज हमने इंडसइंड बैंक का देखा था। एक और सवाल फूल सिंह यूपी से लिखते हैं, इन्फो एज के स्टॉक प्राइस में उन्होंने खरीदारी की है। लक्ष्मीकांत जी आपसे राय जानना चाहेंगे, एक तो इन्फो एज और दूसरा नैटको फार्मा भी। इन्फो एज 100 शेयर्स 1400 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं और इसके अलावा नैटको फार्मा की अगर बात करें इस स्टॉक में भी खरीदारी है, इन्होंने 155 शेयर्स 830 के दाम पर खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है इनका, लॉन्ग टर्म प्ले दोनों स्टॉक्स पर राय क्या रहेगी? नैटको फार्मा न्यूज़ फ्लो के ही चलते सही, लेकिन लास्ट सेशन में हम देख रहे थे करीब 4% की बढ़त के साथ ये स्टॉक भी कामकाज करता हुआ। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, बट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक फर्दर एक डिप हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 1200 के आसपास तक का। अगर वहां से फिर कुछ रिबाउंड होगा तो देन आफ्टर फिर हमें देखना होगा किस टाइप के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। हमारी ओर से तो इसमें एग्जिट रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि जब तक ये स्टॉक 1470 1500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक उसमें रिकवरी के चांसेस थोड़े से कम बनते हैं। और अगर जो इनिशियल स्विंग लो है जो कि हमें दिखाई दे रहा है 1200, अगर उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो देन फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। नेटको की अगर बात करें, नेटको में हमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिला था, आज गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिली है, बट जो मेजर अपसाइड का जो ब्रेक थ्रू है वो 900 के ऊपर आएगा। 900 के ऊपर अगर ये सस्टेन होगा तो वहां से फिर 1020 से लेकर 1050 तक के अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। सो अभी फिलहाल ये होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर फर्दर कंसोलिडेशन होता है और ये स्टॉक अगर 900 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो देन आफ्टर फिर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। सो मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा जो कि अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 795 के आसपास। जब तक ये इसके ऊपर रहता है तब तक ये अपनी लॉन्ग टर्म की पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये किराए दोनों स्टॉक्स पर आपको मिल चुकी है और एक और सवाल देख लेते हैं। एक व्यूवर का सवाल है, गौरांग सर टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे हैं, 19 शेयर्स की खरीदारी उन्होंने 802 के दाम पर की है। और अगला सवाल अडानी पावर, आज अडानी पावर पर कई सारे सवाल आए हैं। 102 शेयर्स उन्होंने खरीदे अडानी पावर के 164 के लेवल्स पर, करीब 6 महीने का नज़रिया है। यस 6 मंथ्स एज यू राइटली पॉइंटेड इन स्टॉक्स के लिए सही नहीं होगा, लेकिन लॉन्गर टर्म प्ले को ही ध्यान में रखते हुए आपका नज़रिया बताइएगा दोनों स्टॉक्स पर। पे तो जो 800 के पार की खरीदारी है और मौजूदा जो स्तर चल रहा है टाटा पावर, माफ कीजिएगा, टाटा मोटर्स में, क्षमा चाहता हूँ मानसिक, मेरे ख्याल से अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है टाटा मोटर्स में तो इस स्तर पर थोड़े बहुत जोड़ सकते हैं और लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। जहां तक अडानी पावर का सवाल है, देखिए जैसे हमने बात करी थी कि ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में पसंद आता है,
अडानी पावर, अडानी समूह की कंपनी ऊर्जा उत्पादन में बहुत सारी विस्तार योजना है इनकी, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सीधे सीधे तो राय नहीं दे पाऊंगा अडानी पावर पर क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। बाकी अन्य कंपनियों में टाटा पावर, टोरेंट पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन सब पर खरीदारी की राय है हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। राजा राम जी का सवाल, वर्लपूल के 400 शेयर्स खरीदे हैं इन्होंने 1229 के दाम पर। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर भी मोमेंटम बेस कामकाज देखा था, मजबूती के साथ स्टॉक में करीब 2.5% की तेजी पर क्लोजिंग नजर आई। हालांकि इनकी खरीद के स्तर लक्ष्मीकांत जी ऊंचे हैं और इसी के चलते नुकसान है, पर इस स्टॉक पर राय क्या होगी? देखिए, एक शॉर्ट टर्म रिकवरी हमें देखने को मिली थी जब स्टॉक ने 899 के लेवल को रिटेस्ट किया था, लेकिन जब वहां से हमें एक पुल बैक मूव मिला और ये स्टॉक 1470 के आसपास पहुंचा, तो वहां से फिर ये करेक्शन मोड में जाता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल कल के सेशंस में ही इसने अपने पिछले स्विंग लो है जो कि 1223 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। और जब तक ये इसके नीचे क्लोज ट्रेड करता रहेगा तब तक इसमें बेरिश सेंटीमेंट बना रहेगा। हमें लगता है कि आने वाले समय में ये फर्दर इसमें जो करेक्शन है वो बढ़ सकता है और एक बार फिर से ये स्टॉक अपने 1000 लेवल जो कि प्रीवियस स्विंग लो है वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। तो अभी तो इनको करंट लेवल से तो एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। अगर हालांकि रिबाउंड आया तो वो रिबाउंड भी जहां से फ्रेश ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है वो भी काफी ऊपर है, वो भी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 1400 लेवल का। तो इसलिए अगर इसमें से एग्जिट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके है, एग्जिट की राय आपको मिल रही है वर्लपूल में फिलहाल, तो इस पर एक गौर ज़रूर कीजिएगा। एक और सवाल टाटा केमिकल्स पर, केमिकल प्ले पर ओवरऑल गौरांग सर आपका एक नज़रिया भी जानना चाहेंगे और हमारे व्यूवर के सवाल पर भी फोकस करते हैं। इंद्र राज का सवाल है ये, टाटा केमिकल्स स्टॉक अगर उन्हें लेना है तो कैसा रहेगा? क्या इन स्तरों पर, करंट लेवल्स पर, या फिर 917 920 के स्तर पर दिख जाए तो क्या इस केमिकल प्ले में नज़र होनी चाहिए, फोकस करना है, निवेश करना है, या फिर केमिकल बास्केट में कोई अन्य स्टॉक आपको पसंद आता है? तो मान लीजिए देखिए, पूरा स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स जो खेमा है, क्षेत्र है, ये हमें काफी पसंद आता है। इनमें से कुछ कंपनियों पर हमने खरीदारी की राय दी और हम ये मान के चल रहे हैं कि स्थानीय मार्केट में तो खपत बढ़ेगी ही, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर करके आएगी स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स। टाटा केमिकल्स, पीआई इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट, इन सब पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और अगर हाँ खरीदारी करनी है आपको तो इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। इंतजार करेंगे सही समय का या सही दाम का, तो मेरे ख्याल से आप इंतजार करते रह जाए। चलिए, केमिकल बास्केट पर ही एक नज़रिया, ओवरऑल सेक्टर पर भी फंडामेंटल टेक पॉजिटिव नज़र आ रहा है और केमिकल बास्केट पर अगर कोई राय रखनी है, फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो ढूंढी ज़रूर जा सकती है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स का भी जिक्र कर लेते हैं जहां पर मूव्स हमने देखे थे, और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे पारादीप फॉस्फेट पर भी हमारे एक व्यूवर ने सवाल पूछा है, एंट्री अपॉर्चुनिटी है, ढूंढना चाहते हैं। और साथ ही एक और सवाल है परवीन का, इन्होंने इंडसइंड बैंक के शेयर में भी निवेश किया है 1040 के दाम पर। बैंक्स फाइनेंशियल्स पर लक्ष्मीकांत जी एक टेक आपका जाना ज़रूर है। हिमांशु का सवाल पारादीप फॉस्फेट पर है, 2000 शेयर्स खरीदे 167 के लेवल से, 20,000 का मुनाफा है। टेक्निकली आपके हिसाब से फर्दर चार्ट्स पर किस तरह के टेक्स नजर आएंगे? करीब 2% की गिरावट पर यह बंद हुआ है। यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक हर्डल दिखाई दे रहा है 200 के आसपास, जहां पर 50 डे SMA लेवल्स हैं। उसके बाद से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड कर रहा है। अब जो इसका जो अपकमिंग सपोर्ट है वो भी दिखाई दे रहा है 166 165 के आसपास। तो मुझे लगता है कि फर्दर एक शॉर्ट टर्म डिप हमें 165 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि 165 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको वहां से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तब फिर वहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। तो अभी तो फिलहाल इनको वेट करना चाहिए। अगर 165 166 के आसपास आता है, वहां से कोई रिकवरी देखने को मिलती है, तब बाइंग इस स्टॉक में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
ओके, तो चलिए ये एक टेक पैराडीन फॉस्फेट पर हमें मिलता हुआ। अगला सवाल शशिधर का है। टाटा इन्वेस्ट पर इन्होंने सवाल पूछा है। लक्ष्मीकांत जी, अगर कोई टेक यहाँ पर बनता है तो बताइएगा। 40 शेयर्स की खरीदारी टाटा इन्वेस्ट 4890 के लेवल्स पर 3% की तेज़ी 9295 के स्तर पर हमने देखा है स्टॉक में मोमेंटम और अच्छी खासी मात्रा अच्छे खासे लेवल्स पर खरीदारी 4890 के लेवल पर। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मुनाफा भी ये देख रहे हैं। क्या राय होगी टाटा इन्वेस्ट पर? देखिए, ट्रेंड तो अभी भी अपसाइड ही है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें मंथली और वीकली के चार्ट्स पर देखने को मिला था, बट अभी अगर हम इस हफ्ते का ट्रेंड देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है हमें लगता है अभी भी बुलिश है। सो हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है 8500 का। जब तक टाटा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कंसोलिडेट करता है तब तक हम अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 10,725 750 के आसपास। अगर उसके ऊपर निकलता है देन आफ्टर फिर हमें 12,000 तक के भी लेवल्स टाटा इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल टाटा इन्वेस्ट पर ये एक टेक हमें मिलता हुआ। लेकिन चलिए, फिलहाल इस पेशकश में इतने ही सवालों को हम ऐड कर पाएंगे, लेकिन अब वक्त है हमारी अगली और खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स जानने का। वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे गौरांग जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे? की जो सूचकांक है और कुछ सरकारी बैंक जो है वहां पर हमने एक नया सर्वोच्च स्तर आते हुए देखा। हमारे देश की सबसे बड़ी और सरकारी बैंक दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर खरीदारी की राय है। दूसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं। हमारा अनुमान है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो पहली तिमाही के नतीजे शायद जो देखे थे उससे भी बेहतर नतीजे आपको दूसरी तिमाही में देखने मिलेंगे। लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर रहे हैं और अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 1080 के आसपास का। ओके, तो चलिए ये राय लंबी अवधि का नजरिया 12 महीने कम से कम 1 साल तक आपको मेंटेन करना है। एसबीआई बैंक्स एंड फाइनेंशियल से जुड़ी हुई स्क्रिप्ट लक्ष्य 1080 के। लक्ष्मीकांत जी, आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे? जी, हमारी तरफ से दोनों ही बाय की और रिकमेंडेशन रहेगी। एक उस सेक्टर में रहेगी जहां पर ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, जो है निफ्टी कैपिटल मार्केट। यहाँ पर हमने सही भी स्टॉक्स में एक अच्छे खासे अप थ्रू मूव देखने को मिल रहे हैं। सो उसी में से जो हमारा स्टॉक है CDSL है, यहाँ पर भी हमें डेली के चार्ट्स पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अगर हम RSI पर नजर डालते हैं तो वहां पर भी बुलिश क्रॉस ओवर के साथ डेली RSI ट्रेड कर रहा है, तो फर्दर अपसाइड के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं CDSL में। यहाँ पर हमें इसको बाय करके चलना है 1600 के आसपास। इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा 1700 का, और हमें स्टॉप लॉस रखना है 1550 का। पिछले कुछ सत्र से निफ्टी डिफेंस सेक्टर में एक टाइट कंसोलिडेशन बना हुआ है। अभी फिलहाल ब्रेकआउट आया नहीं है, बट हमें लगता है कि नेक्स्ट सेशन अगले हफ्ते यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम इंडेक्स को देख रहे हैं तो अगर 8200 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो यहाँ से 8500 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो दूसरा स्टॉक हमारा है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सो यहाँ पर हमें खरीदारी करके चलनी है। काफी लंबे समय से स्टॉक अपने 20 DMA लेवल को डिफेंड कर रहा है। आज भी ये पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ पॉजिटिव फॉर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI MACD दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, तो अपकमिंग जो रुझान बन रहा है वो भी पॉजिटिव साइड का बन रहा है इस स्टॉक में। सो इसको हमें 410 412 के आसपास बाय करके चलना है BEL को। इसमें जो हमारे जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 435 के, और लेते समय में 399 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। बिल्कुल, चलिए लक्ष्मीकांत जी और गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स के अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। चलिए, इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी, इस पेशकश को तो हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ET नाउ स्वदेश व खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली पेशकश स्वदेश खबर लेकर हम वापस लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।